बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इस बजट को पेश करेंगे। न्यू टेलीविजन की एक खुसूसी ट्रांसमिशन इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरीद रईस। आज जिस तरीके से बजट पेश किया जा रहा है, यकीनी तौर के ऊपर आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत हैं। जो मजमूई वॉल्यूम बताया जा रहा है इस बजट का, वो 9,500 अरब रुपए का बजट है जो आज पेश किया जाएगा, और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तरफ जहां हुकूमत को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, IMF से बातचीत हो रही है, और उसी के साथ साथ बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली गैस के टैरिफ, वो तमाम चीज़ें जो कि आवाम की एक ही तवक्को होती है। और वो जब एक नया बजट आ रहा होता है तो आवाम की तवक्कुआत ये होती हैं कि उसमें तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मामलात को देखा जाता है। इसके साथ साथ बिलवास्ता जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से आवाम की तवक्कुआत होती हैं कि वो ना लगाई जाएं, और जो सब्सिडीज़ हैं उनकी तवक्को ये होती है कि सब्सिडीज दी जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो चीदा जो चीज़ें हैं उसके अंदर बजट के अंदर तनख्वाहों में इजाफे के लिए 10 से 15% जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से तजवीज़ रखी गई है। और जो बताया यह जा रहा है कि इसमें मजमूई तौर के ऊपर जो कर्जों और जो सूद की वापसी के लिए जो रकम रखी गई है वो 3900 अरब रुपए की रकम है। एक खतीर रकम मख्तस की गई है जो कर्जों और सूद के लिए है। और इसी के साथ साथ अगर दिफा की हम बात की जाए तो दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। साथ साथ तरक्याती बजट जो कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए 800 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। 580 अरब रुपए जो सब्सिडीज़ है उसकी मद में रखी गई हैं, और 5 से 80 अरब रुपए पेंशन की मद में रखे गए हैं, और पेंशन के लिए बल्कि 550 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आज पेश की जाएंगी, और साथ साथ हुकूमती उमूर चलाने के लिए 527 अरब रुपए की रखने की तजवीज़ है। जबकि जो बजट खसारा है, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बजट खसारा जो डेफिसिट है वो बहुत मायने रखता है, और इस बार जो बजट खसारा है वो उसका जो तखमीना लगाया गया है वो 4,800 अरब रुपए है, और एक बड़ी रकम है जो कि बजट खसारे के हवाले से। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे, और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम टैक्सेस की बात करें, ये भी बताया जा रहा है, ये भी इतलात हैं कि जो इनकम टैक्सेस हैं उनके ऊपर भी इजाफा किया जा रहा है, स्लैब्स को मज़ीद कम किया जा रहा है। एक तरफ जहां हुकूमत को डॉलर की कीमत को काबू रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, दूसरी तरफ आवाम को सब्सिडी देने के हवाले से भी हुकूमत की भरपूर कोशिश है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम कीमतों की वजह से जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो ये वो चैलेंजेस है जो कि इस नई हुकूमत को दरपेश है, और अपनी नई हुकूमत का ये पहला आज बजट पेश होने के लिए जा रहा है। तो देखना यह है कि इस बजट के अंदर जो तजावीज़ रखी गई हैं आवाम का रद्द अमल क्या आता है। फिर दूसरी तरफ एक बहुत अहम चीज़ है, जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर बरादरी है, वो इस बजट को किस तरीके से देखेंगे, उनकी तवक्कुआत क्या हैं। फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आपके जो IT का शोबा है, आपकी सर्विसेज का सेक्टर है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर किस तरीके से हुकूमत बजट को बनाया गया है, ये तमाम चीज़ें आज शाम वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल जब बजट स्पीच करेंगे तो यकीनन ये तमाम चीज़ें अनफोल्ड होंगी। इसी मौजू के ऊपर न्यू TV की ये खुसूसी नशरियात है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से, माहिरीन से, और ख़ास तौर के ऊपर उन तमाम लोगों से जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले के ऊपर कि आज का जो बजट है वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, और ये वो बजट आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के हवाले से, क्योंकि यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत की तरफ से तो कहा गया है कि अगस्त 2023 में आम इंतखाबात होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि आया हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि जनाब अगस्त 2023 तक ये हुकूमत चलेगी और उसके बाद ये इंतखाबात होंगे। तो ये अब देखना ये है कि ये जो बजट है माशी तौर के ऊपर आवाम पर किस तरह से असरअंदाज होगा, और किस तरीके से आवाम जो है इसको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अपने तौर पे अपनी सियासी जमातों के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, अपने वोट का हक कैसे इस्तेमाल करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर साहब की तज्ज़ियाकार फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एंकर पर्सन कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका फवाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अक़दस अफजल साहब जो कि माहिर माशियात हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ज़रा ये जो ओवरऑल बजट आज पेश होने जा रहा है और जो इसका वॉल्यूम है, कम से कम आप समझें कि जो 9,500 अरब रुपए का ये बजट ओवरले एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? वैसे तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं,
हमारे सामने हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो कुछ भी तवक्को की जा रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट ने मैनेज किया है या किस तरीके से वो मैनेज करने का इरादा रखती है ताकि लोगों पर उस तरह से बोझ ना पड़ सके जो अमूमी तौर के ऊपर समझा जाता है कि बजट आता है तो आम आदमी ही पिसता है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आपने जिस तरह से अपने इब्तिदाइये में बताया कि बहुत सी मुश्किलात का सामना है, तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जो मैंने देखा है, मेरा ये अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि आम आदमी को जितना हो सके इस महंगाई के तूफान से बचाया जा सके, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि गवर्नमेंट को IMF के कहने पे 60 रुपए फी लीटर फ्यूल की प्राइस बढ़ानी पड़ी है। इस वक्त हमारी जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 14% पे चल रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये नंबर क्लाइम करके 16, 16.5 और अगस्त तक हो सकता है कि ये 20% की नेबरहुड में आ जाए। तो इसका मतलब ये है जनाब कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मैसिव किस्म की, बहुत ही इंटेंस किस्म की अफरात ज़र या इन्फ्लेशन आएगी, जिसका आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत एक तरह से मनफी असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी चीज़ें महंगी होती हैं, हाउस होल्ड्स के बजट, इनकम, हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता चलूँ कि आने वाला साल, जैसे कि आपने फरमाया अपने इब्तिदाइया में, इलेक्शंस का साल है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का बिल्कुल इदराक है और शायद इसीलिए उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने जो बात की, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वो तकरीबन 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को, और ये खानदानों की बात हो रही है, और जो एवरेज अमाउंट या साइज रखा जाता है पाकिस्तान में खानदान का, वो 6 अफराद होते हैं। तो तकरीबन हम बात कर रहे हैं 8.5 करोड़ लोगों की, यानी कि दैट इज अबाउट 30% जो है ना आपकी पॉपुलेशन, या 33% ऑफ योर पॉपुलेशन, एक हाई पॉपुलेशन पाकिस्तान की, 30% ऑफ द पॉपुलेशन को 2000 रुपए मजीद ऑन टॉप ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिए जाएंगे हर महीने। इसका जो हुजम है बजट के अंदर वो 28 अरब रुपए होगा, जो कि सालाना 336 अरब रुपए बनता है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इससे कुछ ना कुछ बिफोर कमिंग टू फवाद साहब, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे दिया, आपने कहा कि जनाब 14% इस वक्त इन्फ्लेशन है, जो कि बढ़कर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आपने कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बताया, आपने अगस्त का बताया। इन दिस टाइम इट इज जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह 20% हो जाएगी। ये कितना खतरनाक में जरूर होगी, ये कितना खतरनाक, कितना खतरनाक इंडिकेटर है। और अगर दुनिया के इस तरह के ममालिक या जिनकी इकॉनमी कमोबेश पाकिस्तान के करीब 18-20 है, 17-20 हो, अगर वहां पे इस तरह का कोई केस स्टडी आपके पास हो, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात आपने देखी? देखें, इन्फ्लेशन तो एक तरह से गरीब आदमी के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होता है, क्योंकि जो भी चीज वो लेने जाते हैं वो महंगी हो जाती है। ये सबके लिए एक तरह का टैक्स है। अच्छा, इसमें देखिए ये इसलिए हो रही है क्योंकि आलमी जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसमें तेल की प्राइस पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 60% बढ़ चुकी है, 60%। यानी कि जब साल शुरू हुआ था जनवरी, तो तेल की प्राइस $80 पर बैरल थी, इस वक्त वो $124 पर बैरल है, तो तकरीबन 60% बढ़ गई है। इसकी वजह से ये प्राइस ऊपर गई है। तुर्की में, जो कि हमारा एक ब्रादर मुल्क है, वहां पे इन्फ्लेशन 70% चल रही है। तो आप और इससे सबसे बड़ा इशू जो जन्म लेगा, देखें, एक तो लोगों की जिंदगी मुश्किल तो होगी, लेकिन इससे पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान में। और जिस किस्म का मिलियू या जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, इसमें हो सकता है, और खुदा ना खास्ता, ये जल्दी पे तेल का काम भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट को बहुत ही फूंक फूंक के कदम उठाना है और बहुत ही केयरफुली इस सिचुएशन को मैनेज करना है कि कहीं इकोनॉमी को बैलेंस करते करते पॉलिटिक्स हाथ से ना निकल जाए। राइट, मैं आपकी इसी बात को, फवाद साहब, जो बात डॉक्टर अकदस अफजल साहब ने बताई कि इकोनॉमी को हैंडल करते करते कहीं पॉलिटिक्स हाथ से ना निकल जाए और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना है। हर दफा जब बजट आता है तो यही कहा जाता है कि जनाब, एक रवायती सी बात कही जाती है कि जनाब आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये आम आदमी हमें भी नजर नहीं आया, लेकिन बोझ जब पड़ता है तो चीखें सुनाई हमें जरूर देती हैं और अंदाजा होता है कि टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, ये वो तमाम चीजें होती हैं जो कि दी जाती हैं।
सब्सिडीज इस दफा कुछ ज्यादा नहीं दी गई हैं, लेकिन इस बजट जो तजावीज आई हैं उसको रखते हुए सामने आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बजट बड़ा मैनेज करके और ये गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा बजट देने में कामयाब हो सकेगी इस बार? बहुत शुक्रिया फरीद। देखें, एक बात जो शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते रहे वो है मीसाक मईशत की। जब तक इस मुल्क में मीसाक मईशत नहीं होगा, जब तक ये तमाम सियासी जमातें ये तय नहीं कर लेंगी कि हमारी सियासत का महवर पाकिस्तान की मईशत नहीं होगी। पाकिस्तान की मईशत से मुराद ये है कि एक दूसरे के गलत इक़दामात को, गलत फैसलों को आप जरूर चैलेंज करें, लेकिन ये ख्वाहिश ना रखें। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, ये स्क्रीन की जीनत है, टिकर्स में चल रहा है, हम बात ऊपर कर रहे हैं और नीचे जो है उनका बयान चल रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी लोग बहुत जल्दी जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट से और डिजिटल अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। इसके साथ साथ महसूस ही होता है कि जो भी अपोजिशन में जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से, मुझे तो इमरान खान साहब के वो जुमले नहीं भूलते कि जब उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि जी हाँ, पैसे अगर पाकिस्तान भेजने तो हुंडी और हवाला से भेजें, इस हुकूमत को कोलैप्स कर दें, बिजली के बिल जला दें, सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दें। खुदा ना खास्ता इस मुल्क पे किसी गैर मुल्की ताकत का कब्जा तो नहीं है कि जिसको आप कोलैप्स करना चाहते हैं। ये आप ही के मुल्क की सियासत है। इस मुल्क में सियासत को जब तक हम दूसरे की पगड़ी उछालने के साथ साथ मईशत से अलग नहीं करेंगे, आपको सियासत करनी है, आप दूसरे के गलत फैसलों के ऊपर जरूर तनकीद करें, दूसरे के जो है वो सही और गलत की तमीज जरूर बताएं, लेकिन उसके अंदर खुदारा इस मुल्क की यानी इस रियासत को जो है वो निशाना ना बनाए। और रियासत को निशाना से मुराद है कि इस मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी तो वो किसी हुकूमत के फायदेमंद तो नहीं होगी, वो तो इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगी या इस मुल्क के साथ और कोई मामला होगा। अब आप देखें कि जाने से पहले अब तो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने लैंड माइन बिछाई। तो वो सिर्फ आने वाली हुकूमत के लिए तो लैंड माइन नहीं है, वो तो पूरे मुल्क के लिए, मईशत के लिए लैंड माइन साबित हो रही है। देखिए फरीद भाई, एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए, इमरान खान साहब ने सियासत में बहुत से ऐसे काम किए, मैं भी कुछ की जानिब तवज्जो जरूर दिलवाता हूं कि जो उन्होंने मुल्क के बजाय जो है वो रियासत के खिलाफ किया। रियासत से मेरी मुराद ये है कि पूरे मुल्क का एक जो निजाम है उसको हम रियासत कहते हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता था कि उनके खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। जिस वक्त उनके ऊपर से एक अस्करी हाथ उठेगा उस वक्त जो है वो उनकी हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी और 4-6 वोटों की अक्सरियत से जो हुकूमत वजूद में आई थी वो अल्टीमेटली जो है वो नुकसान की तरफ जाएगी और हुकूमत जा भी सकती है। खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि वो चाहते थे कि फैज अमीर साहब सर्दियों तक रहें, यानी उनको बहुत पहले से मालूम था कि उनके खिलाफ जो है वो मामला शुरू हो रहे हैं। इसका इजहार वो बरमला करते भी जा रहे हैं। फिर 8 मार्च को हमने देखा कि जी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। 8 मार्च से लेके तो 10 अप्रैल तक इमरान खान साहब को 28 मार्च को जाके 29 मार्च को जाके फवाद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, आज बजट आ रहा है और बजट पेश करने जा रही है ये हुकूमत अपना। कहा यही जा रहा है कि जनाब आप लोगों ने इस हुकूमत के लिए लैंड माइंस बिछाई हैं और सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए आपकी किए हुए इक़दामात लैंड माइंस साबित हो रहे हैं। क्या कहते हैं सर आप इस पे? देखिए, ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा उनके अपने हाथों से बेनकाब हो गया। इकोनॉमिक सर्वे जो शाया हुआ है उसने हमारी कारकर्दगी का है, चाहे ग्रोथ हो, चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे रिमिटेंस का हसूल हो, चाहे एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो, चाहे जो मार्केट में कॉन्फिडेंस था वो हो, चाहे फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे जमाने में थी वो थी 16 अरब डॉलर और अब इनके 2 माह में 9 बिलियन पर आ गई, चाहे रुपी हो, रुपी जो हमारे वक्त में था और आज उसमें 24 से 26 रुपए गिर गया है मजीद और डॉलर महंगा हो गया है, महंगाई हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें हो, केरोसिन ऑयल की कीमत हो, बिजली के बिलों में इजाफा हो, गैस की 42% इजाफा हो, ये सब लोग देख रहे हैं कि महंगाई खत्म करने वाले जो आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च का नाम लेकर जो यहाँ आए थे, उन्होंने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। और हमारे जो इन्फ्लेशन के जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, आज मायरीन कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, अब तो 25 से 30% रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। ये फिगर फजिंग जरूर करेंगे। एक जाली हुकूमत, एक
जाली अदाद-ओ-शुमार के जरिए एक जाली बजट पेश करने जा रही है और तहरीक-ए-इंसाफ इसका या पांचा बजट के बाद करेगी। इस वक्त काबीना इजलास जारी है और लोगों पर नया जुल्म जो है और छुरियां तेज की जा रही हैं और नया जुल्म जो है वो लोगों पर 4 बजे उनको नवीद सुनाई जाएगी। सर, ये बजट के लिए तो यकीनन IMF की जो टॉक्स हैं वो भी हो रही हैं, आपकी हुकूमत ने भी की, इस हुकूमत ने भी उस प्रोग्राम को जारी रखने की बातचीत की है। आप क्या समझते हैं, ये बजट अवाम दोस्त है या IMF बेस्ड बजट है? ये मैं बिलावल भुट्टो की तस्वीरों का रेफरेंस देना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो की आप फुटेज निकालें पुरानी, उसमें वो कह रहे थे, हमें मुखातिब करते थे वो तंजीयन PTIMF, ठीक है। आज मैं बिलावल आपसे पूछता हूं कि IMF का एजेंडा आप फॉलो कर रहे हैं या PTI? अगर PTI का मुआहदा मुनासिब नहीं था तो आज आप हुकूमत में हैं, आप शहबाज शरीफ के वजीर खारजा हैं, उनके ताबे काम कर रहे हैं, तो आपको काबीना में आज खड़े होकर पीपल्स पार्टी को एतराज करना चाहिए कि हम अवामी जमात हैं, आपने अवाम का गला घोंट दिया और पीपल्स पार्टी अवाम का गला नहीं घोंटेगी। लेकिन अगर आप इस बजट को पास करते हैं तो आपके हाथ भी खून में रंगे जाएंगे जो अवाम का खून करने जा रहे हैं आप। तो सर, असेंबली का फ्लोर खाली आप लोगों ने छोड़ दिया। अगर आप ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से ये PTIMF का आपको ताना दिया करते थे, आज भी अगर आप कहते हैं कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आज तो मैदान खाली, आप लोगों को असेंबली में नहीं होना चाहिए था। बहस मुबाहिसा करते, रोकते इस चीज को। अगर उन्होंने तनकीद की, आप इसको रोकते। काश एक लिजिटिमेट हुकूमत होती, बिल्कुल हम असेंबली के फ्लोर पे ऑपोजिशन में बैठ के उनका मुकाबला भी करते, मुतबादिल नुक्ता नजर भी पेश करते। जब एक चोर दरवाजे से एक नो कॉन्फिडेंस को मदाखलत के नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक मुंतखब वजीर आजम को बर्खास्त किया जाता है, तो उस इल्लिजिटिमेट हुकूमत को हम लिजिटिमेट तस्वर नहीं करते। सर, पार्लियामेंट तो लेजिटिमेट है। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन हम बजट पर अपनी आरा दे रहे हैं। हमारे शौकत तरीन साहब ने जो एक इकोनॉमिक सर्वे आया उस पर अपना कमेंट किया। आज भी हमारे जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे शौकत तरीन हैं, चाहे असद उमर साहब हैं, चाहे हमाद अजहर हैं, चाहे हमायूं अख्तर साहब हैं, ये सब लोग अपना मुजम्मिल भाई हैं, ये सब अपना तज्जिया पेश करेंगे और इसके बाद जो सेमिनार होंगे उस पे भी हम इसको डायसेक्ट करेंगे और लोगों को बताएंगे ये कहते क्या थे और ये कर रहे क्या है। हमारी नजर में इनके पास कोई प्लान नहीं है और अगर इनके पास प्लान नहीं था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, तो फिर इन्होंने इस उजलत में हुकूमत पर कब्जा क्यों किया? अच्छा सर, आपका एक स्टेटमेंट सामने आया जो हमारी नजर से भी गुजरा। आपने कहा जनाब के रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग जो है पैसे निकलवा लेंगे। सर क्यों, यानी ये किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा अगर आ रहा है तो वो मुल्क के लिए, मईशत के लिए, चले इकोनॉमी बेहतर होगी उससे। भाईजान, डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट हम ही लेकर आए थे ना, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ लाएं पैसा, इन्वेस्टमेंट्स करें। मुल्क को जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की और ये अच्छी स्कीम थी और बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही था। थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए था। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लिए अच्छी स्कीम थी, लेकिन इस हुकूमत पर उन ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जिसका वोटिंग राइट भी इन्होंने छीन दिया है, एतमाद नहीं है। वो हमारे कहने पे नहीं, मैं तो कहूंगा प्लीज अपने पैसे रखिए। मैं तो आज भी उनको कहूंगा ये मुल्क हमारा है, ये तो आर्जी तौर पर चंद हफ्तों के मेहमान है, ये चले जाएंगे, ये रुखसत हो जाएंगे। इंशाल्लाह एक फेयर इलेक्शन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आएगी। आप अपने पैसे विड्रॉ न कीजिए, लेकिन अच्छा, इस हुकूमत पर उनको एतमाद नहीं है। चले, ये तो आपने कम से कम एटलीस्ट कह दिया और अपील भी आपने कर दी कि वो पैसे अपने विड्रॉ ना करें, क्योंकि सर पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी उससे। जी, मैंने तो कहा, बिल्कुल। मैं तो अब देखिए, पाकिस्तान अफजल है, पाकिस्तान की जो अहमियत है वो सबसे ऊपर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा जनाब के जो रोशन डिजिटल अकाउंट वाला जो स्टेटमेंट उनका था, उस पर उनका कहना था कि जनाब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बिल्कुल रखें इसके अंदर पैसा, लेकिन वो कहते हैं दूसरी तरफ एतमाद वो हुकूमत पे, जो मौजूदा हुकूमत है उस पर वो नहीं करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू टेलीविजन की ये खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से। बजट 2022-2023 सबसे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ट्रांसमिशन के अंदर डॉक्टर अकदस अफजल, जो कि माहिर माशियात हैं, और इसी के साथ साथ फवाद अहमद साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। जिस तरीके से हमने बात की और गुफ्तगू कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जिस तरह से फवाद साहब ने तस्करा किया, तो उन्होंने जो है वो हवाला दे दिया और उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, वो अपील करते हैं और वो कहते हैं कि वो अमाउंट को रखें, इस रकम को उसके अंदर रखें। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, उनका मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। तो कितना वैसे इंपॉर्टेंस है इस चीज के ऊपर कि मुल्की सियासत या अपनी पार्टी सियासत से बालातर होके इस वक्त मुल्की सियासत और मुल्की इकॉनमी को देखा जाना सबसे ज्यादा अहम है? देखिए, मैं शुक्रिया मेरी तरफ आने के लिए। मैं ऑनरेबल शाह महमूद कुरैशी की बात सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जो बातें वो फरमा रहे थे, क्योंकि अभी जिस किस्म का क्राइसिस पाकिस्तान की इकॉनमी फेस कर रही है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल साबका गवर्नमेंट का है, क्योंकि उन्होंने वक्त पड़ने पर ऐसे इक़दामात नहीं उठाए जिसकी वजह से ये जिस नहज पे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, इससे बहुत पहले बहुत ज्यादा काम हो सकता था। मैं एक बहुत लंबी स्टोरी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि मैं आपके प्रोग्राम में आने के लिए कुछ तैयारी कर रहा था और मैं देख रहा था कि पिछले साल अगस्त में जो स्टेट बैंक के इनके लगाए हुए गवर्नर थे, वो ये बात फरमा रहे थे कि अब हम खतरे से निकल आए हैं और अब पाकिस्तान बूम और बस साइकिल इकॉनमी से आगे निकल आया है और अब कोई खतरा नहीं है। और फिर अक्टूबर में उसी साल वो एक हंगामी इजलास बुलाते हैं जिसमें उनको पता चलता है कि अफराते ज़र जो है वो तो कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो देखिए, वो बेसिकली अपना सियासी तज्जिया पेश कर रहे थे। मैं बहुत बसत एहतराम उनसे एग्री नहीं करता और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि देखें, ये जो भी पैसे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यहाँ भेज रहे हैं, अव्वल तो ये अपने अजीज़ो अकारिब के लिए इसको भेजते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें, इससे पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के बयानात देने कि आप लोग अपने जो पैसे बाहर से भेजते हैं, रिमिटेंसेस जिसको कहते हैं, उनको मत भेजें, हुंडी और हवाला से भेजें, आई थिंक ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और गैर मुनासिब हैं, स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान एक बहुत ही इकोनॉमिक एक अनस्टेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो आई थिंक हमें एज पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि बहुत से लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आई थिंक आपको बहुत ही एहतियात और केयरफुल अंदाज में इकोनॉमी के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फवाद साहब, इससे पहले कि ब्रेक लें और इस आर का जो है वो हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएं, ये जो 45 अरब डॉलर का इस वक्त तिजारती खसारा भी है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं फवाद साहब कि इस वक्त जो है जो चैलेंजेस हैं वो लैंड माइन, जिस तरह से कहा गया कि ये हुकूमत के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए बिछाई गई हैं, तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त है, बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। हुकूमत तो बहुत बच बचा के आज का बजट पेश करेगी। देखिए फरीद भाई, अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदें और उसको 50 रुपए का बेचें आगे, तो जाहिर है कि तिजारती खसारा तो बढ़ेगा। आपके मुल्क के अंदर फर्नेस ऑयल की जो जरूरत है पावर सेक्टर के अंदर, जब आप नए प्लांट नहीं लगाएंगे और पुराने ऐसे प्लांट चलेंगे। मैं मिसाल आपको देता हूँ, 3-4 दिन पहले हमारी मिफ्ता इस्माइल साहब से एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। मिफ्ता साहब से सवाल जब किया गया पावर का, आपको पता है तवानाई का एक बहुत बड़ा बहरान है, तो उन्होंने कहा कि उनको मजबूरी में जामशोरों का प्लांट भी चलाना पड़ रहा है जो फर्नेस ऑयल पे चलता है। मैंने वो प्लांट खुद भी देखा है। 1950-1960 की रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा हुआ वो प्लांट है, जो बाद में किसी वक्त अपग्रेड भी किया गया, लेकिन फर्नेस ऑयल के ऊपर रहा। वो 55 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली आपको दे रहा है। फर्नेस ऑयल उसके अंदर जलता है, बाहर से फर्नेस ऑयल मंगाते हैं आप और वो आप उसके अंदर जलाते हैं, यानी कि डॉलर आप जलाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद 55 रुपए के हिसाब से वो बिजली का आपको यूनिट प्रोड्यूस करके देता है। और वही यूनिट जब आप सेल करते हैं तो वो आप 30 रुपए, 35 रुपए, 25 रुपए, वो मुख्तलिफ टैरिफ के हिसाब से जो है वो यूनिट सेल होता है। तो ये सारा कुछ प्लान करने का एक सिस्टम है कि किस तरीके से जो पावर सेक्टर के अंदर चीजें जो आपको बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं, जो प्लांट आपको बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं, या तो उनको बंद करना होगा या उनकी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना होगा। लेकिन पिछले 3.5-4 साल के अंदर हमने देखा कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जो पिछली हुकूमत ने प्लांट्स लगाए थे, पावर प्लांट लगाए थे, वो हवेली शाह बहादुर का प्लांट हो या सहवाल वाला कोल प्लांट हो, वो सारे प्लांट जो है वो एफिशिएंट भी हैं,
और इसके अलावा फर्नेस ऑयल के ऊपर भी नहीं चलते। ये सारा बयान करने का मकसद आपके सवाल की तरफ आना है कि जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपने अपने मुल्क में इतना महंगा जो फर्नेस ऑयल खरीदना है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका किन शराइत पे इस्तेमाल करना है। फिर मिफ्ता साहब ने एक चीज और बताई, उन्होंने कहा खुर्दुनी तेल हम बहुत ज्यादा बाहर से खरीदते हैं, पाम ऑयल। पाम ऑयल। अच्छा फवाद साहब, आपकी इजाजत अगर हो, मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा कि एक हमने ब्रेक लेनी है और न्यूज ब्रेक भी है, उसके बाद आते हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इसी बात के ऊपर इसको जरा कंटिन्यू करेंगे, अपनी इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट 2022-2023 किस तरह का होगा और क्या तवक्कुआत की जा रही है, इस पर बात करेंगे। फवाद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, मैं चैलेंजेस जानना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आवाम की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और हुकूमत जिन चीज़ों को, जिन शोबों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का इरादा रखती है, उसमें IT है और इसके साथ साथ सनती तरक्की है, कारोबार के लिए बेहतरीन साजगार माहौल है। वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने US बिजनेस काउंसिल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस बात का इरादा किया कि जो सरमायाकार है, खासतौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। करंट जो आज का जो बजट जिस चीज़ के ऊपर मुनहसर कर रहा है वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के लिए। फरीद साहब, देखें, सबसे अहम मसला तो ये है कि IMF से किस तरीके से पैकेज लिया जाए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ये बताते हैं कि 18 जून तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ हो जाएगा। जाहिर है कि IMF आपको कहेगा कि सब्सिडीज इस मुल्क में जो बहुत ज्यादा दी गई हैं वो खत्म करें, किन किन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो टैक्स की शरह कम है, टैक्स लगाएं, और वो सारी चीजें अगर आप बजट में मान कर जाएंगे तो ही IMF आपको इतना पैसा दे सकेगा कि आप अपना अगला माली साल चला सकें या अगले माली साल के अंदर जो है वो कम से कम जिंदा रह सकें। वरना तो देखें, इस मुल्क के अंदर इस वक्त डॉलर की शदीद कमी है। चाइना से 2.4 या 2.8 बिलियन जो आने हैं वो भी किसी वक्त लैंड कर जाएंगे, उसके बाद भी मईशत संभलेगी नहीं। IMF के पैकेज को आपको जरूरत होगी। जो सही मानों में कहा जाता था ना हर बजट के बाद कि ये IMF का बजट है, तो इस दफा का बजट वाकई IMF का बजट होगा, क्योंकि अगर IMF का बजट आप नहीं बनाएंगे तो IMF आपके साथ मुआहदा नहीं करेगा। नतीजे में जो है वो मुल्क मजीद माली मुश्किलात का शिकार होगा। और अगर IMF से मामलात नहीं बनेंगे तो जो दीगर ममालिक ने जो पैसा देना है, जो कर्ज देना है, वो भी नहीं देंगे। जाहिर है कि देखें जी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि IMF सिर्फ IMF नहीं होता, IMF के साथ बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत सारे ऐसे ममालिक, मिसाल के तौर पर आज मैंने खबर पढ़ी कि जनूबी कोरिया भी पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 1 बिलियन या 1 मिलियन के करीब जो है वो डॉलर्स देगा। वो मैं उसकी फिगर मुझे सही याद नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया भी पाकिस्तान को कर्ज देगा। ये सारे लोग देखें, कोई भी कर्ज किसी को इसलिए नहीं देता, इवन बैंक नहीं देता किसी को 30,000 कर्ज नहीं देता उस वक्त तक जब तक उसको यकीन ना हो कि ये आदमी कर्ज वापस करने के काबिल है या नहीं है। आप अपने जो है वो नीचे प्रोड्यूसर को शायद कर्ज ना दें जब आपको यकीन हो कि यार ये डिफॉल्ट कर जाएगा या ये जो है वो कर्ज के पैसे खा जाएगा। ये तो एक छोटा सा सर्किल है कि जिसको जो है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक बड़े ममालिक के मामला जो होते हैं उसमें IMF का किरदार इसलिए भी अहम होता है कि बाकी तमाम ममालिक या बाकी वो इदारे के जो पाकिस्तान को ग्रांट्स देंगे या पाकिस्तान के साथ जो है वो माली मामला तय करेंगे, वो भी ये देखते हैं कि पाकिस्तान IMF को किस तरीके से जो है वो उसकी शराइत को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा। इवन सऊदी अरब हमारा दोस्त है, वो भी इस बात को देखता है कि पाकिस्तान IMF के साथ जो मुआहदे कर रहा है उसकी किस हद तक पासदारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा इस तरह हुआ कि एक बहुत ही ब्लेटेंट, बिल्कुल ही खुले आम जो है वो हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की, जो सॉवरन गारंटी होती है, रियासत की तरफ से गारंटी होती है, उसको पामाल किया और इस हद तक पामाल किया कि IMF अब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये जो रिजीम चेंज का मामला है, ये एक इसलिए भी जरूरी था कि अगर पिछली हुकूमत रहती तो ये मुल्क अगस्त के बजाय जो है वो ये जून के अंदर ही डिफॉल्ट कर जाता, क्योंकि आपको IMF ने बिल्कुल कोई कर्ज नहीं देना था। IMF के कर्ज ना देने का मतलब ये है कि आपके साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है वो ताल्लुक, कम से कम लेन देन का मामला जो है वो इस तरीके से खत्म कर देते कि आपकी कोई इमदाद करते हैं या आपको कोई कर्ज देते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो आप ये कह लें कि खौफनाक दहाने की तरफ हम जो है वो बढ़ रहे हैं। फवाद साहब, एक चीज और भी बड़ी वाज़ेह है इस चीज के अंदर कि जहां आप और बाकी सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब, क्योंकि IMF के साथ आपने गारंटीज दी थी, आपने उनसे वादा किया था। ये वजीर खजाना, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की प्रेशर ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे ख्याल से कई बार वो चलाई जा चुकी है
और वो याद दहानी कराई जा चुकी है, जिसमें वो कहते हैं कि 1 रुपए की सब्सिडी नहीं देंगे, उसके अंदर हम जीएसटी लगाएंगे, उसके अंदर हम लेवी लगाएंगे, हम उसके अंदर किसी भी तरीके की इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, बल्कि जो IMF से वादे किए गए उसके मुताबिक फ्यूल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर तमाम सब्सिडीज को खत्म करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ उन वादा खिलाफी की गई, वहीं आज इस बारे में PTA और उनके जो हल्के हैं वो इस बारे में बड़ी शादियाने भी बचा रहे हैं कि जनाब अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वही ग्रोथ थी, बेहतरीन ग्रोथ हो रही थी, मुल्क तरक्की की रास्ते पर जा रहा था, मुल्क तो मईशत में जो है वो टेक ऑफ कर गया था। आज ये फिगर्स और ये पिक्चर जी पेश की जा रही है। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े सीनियर एक्सपर्ट हैं मईशत के हवाले से। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर ये मुझे बताइएगा कि आज जो बजट आने जा रहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ताजर बरादरी है, वो उसको किस तरह से देख रही है। लेकिन सर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब देने से पहले बताइएगा कि क्या जो फिगर्स आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बाकी चीजें, क्या PTI गवर्नमेंट में क्या वाकई हम इकोनॉमिकली टेक ऑफ कर गए थे, हम बड़ी बेहतरीन पोजीशन में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। कल जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ और हमने भी अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया था, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि रीबेसिंग के बाद जो उन्होंने इकॉनमी दिखाई है, उस बात की तस्दीक तो यूं ही हो जाती है कि अगर नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास इस हुकूमत के दौरान हुआ और अगर वो कोई फिगर दे रहे हैं तो उसमें कोई, मेरा ख्याल है हमें कोई शक करना नहीं चाहिए कि ये फिगर सही हैं या गलत हैं। पिछले साल ये भाम था हमारा ज़रूर कि कुछ फिगर्स काफ़ी, मेरा ख्याल है, एग्जेजरेटेड थे। इस साल वो शक नहीं है, मगर आप अगर देखेंगे इसका साहब, मेरा सवाल है आपसे इस बात पे आपकी एक सवाल है, अगर आप मौका दें। मैं अगर आपकी इजाजत होगी तो पहले आप कहेंगे तो बीच में आपको मैं मना कर भी नहीं सकता फवाद साहब। आप कर ले सवाल तो मैं इकट्ठे जवाब दे दूंगा। नहीं, आपने असल में तोला साहब बात ऐसी आई है कि मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब भी साथ ही दे दें, क्योंकि आपने कहा कि इस दफा फिगर्स को एग्जेजरेट नहीं किया गया, फज नहीं किया गया, लेकिन इत्तलात ये है कि फज किया गया। हुकूमत इसलिए खामोश है कि अगर अभी शोर मचाएंगे तो IMF को पता लग जाएगा और फिर IMF जो है वो कर्ज नहीं देगा। IMF को पता लग जाएगा कि आप लोग इस मामले के अंदर फज करते हैं, झूठ बोलते हैं, लिहाजा जो कुछ आप दिखा के IMF को, जो आप उसको सब्ज बाग दिखा के घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो घेरेगा नहीं। मेरा ख्याल है IMF इज बियॉन्ड फिगर्स फवाद, मगर मेन चलें आपकी बात मैं रख भी लेता हूं कि अगर है भी ऐसी बात तो चलें, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम ये समझ लेते हैं कि पूरी कौम को ये दिलासा दे देते हैं कि ये फिगर ठीक है। फिगर ठीक होने का मतलब इकोनॉमी ठीक है ये है कि नहीं है, हम इस पे बहस कर लें। ठीक। और मैं समझता हूँ फिगर का ठीक होना और मईशत का ठीक होना, मईशत डे टू डे पल्स है। एक मईशत आज से 4 महीने पहले यही फिगर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मगर मईशत का पहिया नहीं घूम रहा था, और घूम रहा था तो उतने भोंडे तरीके से घूम रहा था कि अब डिफॉल्ट आपके सर पे मंडला रहा था। जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा, मैं सुन रहा था कि जून में ही शायद सिमत में चले जाते हैं जहां हम कभी ख्वाब में भी तसव्वुर ना करते। मगर मसला ये है, मैं आपको फवाद साहब जो मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि आप नीचे जा रहे थे। एक तो आपका डेट टू GDP बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहा था, जैसे मैं देखता हूँ, और हर हुकूमत दूसरी हुकूमत के ऊपर आ जाती है। और आपको ये पता है, आप भी जानते हैं, तलत साहब भी जानते हैं कि हम हर महीने उस पल्स को रीड कर रहे होते हैं और पाकोनॉमिक्स के नाम से ये पूरी हमारी टीम इस पे काम कर रही होती है। और कल भी हमने एक स्पेशल एडिशन दिया। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है एक्सटर्नल फैक्टर का है, और ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि 11 अगस्त को आप मीडिया पे मेरा बयान सुन लेंगे। उस वक्त के मेरा ख्याल है साबिक जो मुशीर वजीर ख़जाना थे मुज़म्मिल असलम के साथ मेरी एक चैनल पे इस बात पे बहस हो गई थी, और मैंने ये इनको कहा था कि $16 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो कह रहे थे 5 अरब होगा। अब कल वो मेरा ख्याल है कुछ उस पर फिगरें दे रहे थे कि नहीं ये यूं नहीं था और ये यूं था, और 3 अरब की हमने मेडिसिन मंगाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो 3 अरब की मेडिसिन लोन पे आई हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट के थ्रू नहीं गई हैं। दूसरी तरफ $2 अरब ऐसे भी हैं जिसमें ऑयल LC के थ्रू आपका डेफर्ड पेमेंट पे आया है। ये 2 चीज़ें मैंने अभी अपनी टीम को कहा है वो चेक कर ले, फिर मैं आगे आपको उस पर एजुकेट करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला, इन्होंने जो कर्ज लिए थे, लोकल कर्ज काफी ले लिए थे। देखिए हमारी मईशत, आपके प्रोग्रामों में मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ और कहता रहूंगा कि हमारी मईशत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। अब
एक इंटरेस्ट रेट अगर 1% पॉइंट में मैं बात करूं तो 280 अरब रुपए का आपको एनुअल एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं 1% पे। तो आपने अगर 5 बढ़ाए परसेंटेज तो उसका मतलब है आप ऑलमोस्ट 1400 अरब, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि पक्के 1400 अरब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और वही ऑलमोस्ट आपके 1500 अरब का आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट कर रही थी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने, अब ये जो हुकूमत आई है इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इनको भी ये सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आईएमएफ का प्रेशर अपनी जगह है, मगर आप आईएमएफ को इस बात की दलील दे सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए, जहां पर इतनी बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड या पैरेलल मईशत है कि हम इस लेवल के उससे कर सकें। दूसरी तरफ आपकी जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो बड़ी एग्जेजरेटेड है इस वक्त। देखिए, आप रीर की बात करते हैं और आपके प्रोग्रामों में मैं पहले भी कह चुका हूं कि रीर एक तनासुब है जिसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। सिर्फ आईएमएफ और स्टेट बैंक के पास रियल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू में ये जो आपका रीर है जिसमें हम बड़े खुश होते हैं कि आज रीर 100 रुपए पे या 98 रुपए पे या 101 रुपए पे, ये 2010 के इंडेक्स पे है। इसको अपडेट नहीं किया गया। मैं तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसको आप अपडेट करें। दूसरा, इसके बावजूद अगर वो रीर अपडेट भी हो जाता है, अगर फर्ज करें जैसे रीबेसिंग हम करते हैं, जैसे जीडीपी के फिगर भी रीबेस्ड है, अगर हम कर भी लेते हैं तो भी सही पिक्चर नहीं देगा। सही पिक्चर जो मेरे अंदाजे में है 175 से 180। राइट। तोला साहब एक चीज, इसी चीज के ऊपर जरा मजीद बात करेंगे सर मजीद बात करेंगे। मैं जरा डॉक्टर अफजल इसको डिबेट में शामिल करता हूं। डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा जरा सा कि ओवरऑल जो बजट वॉल्यूम के साथ है, जिस तरह तुला साहब की जो बातें वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिन जिन चीजों के लिए अगर हमारे पास डिफेंस के लिए 1523 अरब है, हमारे जो तरक्याती बजट है उसके लिए 800 अरब है और आपके पास तकरीबन 3900 अरब जो रुपया है वो आपके लोन्स की रीपेमेंट के लिए है, तो और आपका जो डेफिसिट है वो डेफिसिट आपने 4800 का तखमीना लगाया है। तो इसको सामने रखते हुए आपको क्या समझते हैं कि इससे ओवरकम या आगे चल के आईएमएफ प्लान अगर हम ले भी लेते हैं, कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा हमें, या मामला जो है वो और खराब होते चले जाएंगे? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं बसद एहतराम अशफाक तोला साहब ने जो अभी बात की है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं समझता हूं कि हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें पॉलिसी रेट को बहरहाल ऊपर जाना है, उसको 16, 17, 18% की तरफ जाना है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी को फिलहाल स्लो डाउन करना है, क्योंकि ये जो फिस्कल डेफिसिट खड़ा हो गया इतना बड़ा 8 से 9% का फिस्कल डेफिसिट, ये फीड करता है एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर। तो उस इकोनॉमी को थोड़ा सा उस पर ब्रेक्स लगानी है थ्रू द पॉलिसी रेट। दूसरा, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड फिनोमिनन है, लेकिन उसके अंदर एक डिमांड कंपोनेंट भी है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से उस इन्फ्लेशन को भी पकड़ने में मदद मिलेगी। और फाइनली जो पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने पॉलिसी रेट्स को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, आपको पता है कि फेडरल रिजर्व ने अपना ऊपर किया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 10 साल के बाद किया है, कल ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां के जो लोग जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है वो उसको वहीं पे रखें। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी रेट को आने वाले दिनों में मैं ऊपर जाता हुआ देखता हूं। और ये बात मैं यहाँ करना चाहता। तो जो आपका दूसरा सवाल था कि जो जिस तरह से हमारे मामला चल रहे हैं, देखें पाकिस्तान को, और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अशफाक साहब की, कि उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल जो पोजीशन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आने वाले दिनों में जो ऑयल की प्राइस है ये मैं इसको ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में 135-140 डॉलर के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो भी कर लें एज अ गवर्नमेंट, जब तक आप फ्यूल रैशनिंग की तरफ नहीं जाते, आप डिफॉल्ट रिस्क को के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 9.2 बिलियन पे चले गए हैं। ये बड़ी ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। मैं फिर से गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि भाई प्लीज फ्यूल राशनिंग की तरफ जाएं, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर 150 पे चली जाती हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक हो गया सर, मैंने एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। आपने कहा फ्यूल राशनिंग के हवाले से, लेकिन उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना होगा, सब्सिडाइज कैसे चीजों को करना होगा, लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है उसको किस तरीके से उन्हें निकालना होगा, और क्या
एक बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा अपने इन एक्सपर्ट से, इन पैनलिस्ट से, कि एक तरफ जहां सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के अंदर अगर 10 से 15% के इजाफे की तजवीज़ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है, जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो बोझ लोगों पर पड़ रहा है, उससे हुकूमत कैसे निबर्दाजमा होगी। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। न्यूज़ टेलीविजन की एक खुसूसी ट्रांसमिशन है। बजट 2022-2023 पेश किया जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद। फवाद साहब, आपकी तरफ आते हैं जरा। इस सारी सूरत हाल में जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारा जो स्पेंडिंग्स है यकीनी तौर के ऊपर ऐसे शोबे हैं जिनके ऊपर जो है वो खर्च करना बहुत ज़रूरी है। हमारा तालीम का शोबा हो गया, सेहत का शोबा हमारा हो गया, ये वो शोबे हैं जो कि तवज्जो तलब है। लेकिन होता यही है कि जिस तरह से इकनॉमिक सर्वे गुज़िश्ता जो हमारा फिस्कल ईयर था उसमें पूरे GDP का 1.7 सिर्फ तालीम पर खर्च हुआ। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे पास चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तालीम और सेहत के जो दो शोबे हैं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ये दो बहुत अहम शोबे हैं। अगर सेहत होगी, तंदुरुस्त तवाना माशरा होगा, तालीम होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा, और यही चीज़ें मुल्क को आगे लेकर बढ़ती हैं। देखिए फरीद साहब, एक तो इशफाक तोला साहब मौजूद है, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप ज्यादा देर उन्हीं से बात करें, लेकिन मैं मुख्तसर इसका जवाब जरूर देता हूं जब आपने पूछ ही लिया है, क्योंकि तोला साहब हमारे उस्ताद हैं और उस्तादों के सामने थोड़ा बोलना चाहिए। लेकिन हुकूमत का एक तर्ज अमल होता है। ये जो हुकूमत इससे पहले तहरीक इंसाफ की थी, इसका तर्ज अमल कहीं से भी तरक्की की तरफ जाने का नहीं था। ये तरक्की को रोक के पैसा भर के दिखाने का था। एक तरीकेकार ये होता है, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की जो पिछली हुकूमत थी वो इसलिए भी याद की जाती है कि उसमें मोटरवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके अंदर पावर हाउसेज लग रहे हैं, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स थे कि जिसको गिनवाना मुश्किल था। लेकिन ये 3.5 साल के अंदर सिवाय अमेरिकी साजिश के इस हुकूमत के पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है कि उसने क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया, कितनी उसने सड़कें बनाई, कितने पावर प्रोजेक्ट लगाए, कितना जो है पोर्ट एंड शिपिंग को उसने अपग्रेड करने की कोशिश की, कितने LNG के टर्मिनल लगाए। मतलब कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसको वो दिखा सकें। तो ये तरक्की करने वाली हुकूमत ही नहीं थी, ये वो हुकूमत थी कि जो पैसे को रोक कर ये दिखाए कि देखो हमारे पास कितना खजाना हो गया। और जो है वो आप देखें ना कि सेहत कार्ड के नाम पर उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सिस्टम को जो है वो इन्वॉल्व करके पूरा सेहत के निजाम का बेड़ागर्क कर दिया। अब उसको अच्छाई की बात भी हो सकती है, बुराई की बात भी हो सकती है। कोई ऐसा भी आ सकता है कि जो मेरे सामने आकर कहे कि नहीं बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल जो आपके मुल्क का एक इस्लामी फलाई रियासत का एक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि तालीम, सेहत और इस तरह के बुनियादी मामला हुकूमत की जिम्मेदारी होंगे। तो आपने सेहत की जिम्मेदारी से अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया कि मैं एक बंदे को पैसे दे दूंगा, यानी कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट देकर आपने जान छुड़वाने की कोशिश की। एजुकेशन के अंदर भी आपने किया, हम इंतजार ही करते रहे कि मेरे ऑफिस के सामने जो गवर्नर हाउस की दीवारें हैं वो गिरेंगी और जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें गिरेंगी। यहाँ तक कि गवादर की यूनिवर्सिटी थी उसके लिए भी बजट इस जो है वो माली साल के अंदर रखा जा रहा है। तो ये हुकूमत तरक्की करने का एक जो ट्रेंड रखती है, रखने वाली जो एक सोच होती है, उसका मामला ही नहीं था इनका मामला ही कुछ और था। तो इसलिए इस हुकूमत ने उसी तरीके से जो है वो तालीम, सेहत और इस तरह से बुनियादी जरूरियात जो थी उसके साथ खिलवाड़ किया, और आपको कहीं पर भी तरक्की नजर नहीं आएगी सिवाय इसके कि आप ये कह सकेंगे इस हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की साजिश हुई थी। और वो भी यही कहते हैं, हम उसके ऊपर ना यकीन करते हैं ना हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है। बाकी जो है वो मैं मुख्तसर मैंने आपसे कहा था इसलिए करूंगा कि तोला साहब हमारे साथ मौजूद हम आ जाते हैं जनाब, तोला साहब की तरफ आ जाते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है, जरा सा इस ब्रेकिंग न्यूज की तरफ लिए चलते हैं। उसके बाद तोला साहब से भी बात करेंगे और डॉक्टर अकदर अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज जनाब ये है कि जो आखिरी वक्त के अंदर कौमी तरक्याती बजट में तब्दीली की गई है और विफाक और सूबों के PSDP में इजाफा इसमें किया गया है। रियाज तहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। रियाज साहब, ये क्या तब्दीलियां हुई हैं आखिरी वक्तों के अंदर और वजूहात क्या हैं इसकी वजह से? जी, वफाकी हुकूमत ने जो कौमी नेशनल जो तरक्याती प्लान तरतीब दिया था उसमें आखिरी वक्त में तब्दीलियां की गई हैं। इस हवाले से जो हमें बजट दस्तावेजात मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो सूबों और वफाक का मजमूई जो कौमी तरक्याती प्लान तरतीब दिया गया था वो उसका हुजम 2184 अरब रुपए रखा गया था। ताहम अब ये कौमी तरक्याती प्रोग्राम 2263 अरब रुपए कर दिया गया है और इसमें 79 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। और ये आखिरी वक्त में बजट डॉक्यूमेंट में तब्दील करके इसमें 79 अरब रुपए जो PSTV पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें वफाक और सूबों का जो मजमूई तरक्याती बजट है वो बढ़ाया गया है। इस हवाले से हमारे प्लानिंग कमीशन के हुकाम से बात हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि जो वफाक का PSDP है वो तो 800 अरब रुपए ही रहेगा। ताहम जो सूबों का जो तरक्याती प्लान है उसमें ये आखिरी वक्त
वक्त में तब्दीली की गई है और ये वफाकी कैबिनेट के इजलास में भी ये डिस्कस हुआ है, जिसके बाद ये जो PSDP का हुजम जो है वो तब्दील किया गया है। ज़राए का कहना है कि ये जो आखिरी वक्त में तब्दीली की गई है, इसमें जो गवादर की यूनिवर्सिटी है उस हवाले से जो बलूचिस्तान का पैकेज है उस हवाले से उनके तरक्याती जो फंड्स हैं वो उनको बढ़ाया गया है और तरक्याती कामों में इजाफे के लिए ये जो है PSDP में ये तब्दीली की गई है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज नसीम साहब, आपने कहा जी PSDP के अंदर जो विफाक का PSDP 800 अरब वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन सूबों का जो PSDP है उसमें 79 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आखिरी वक्तों के अंदर ये बजट डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दीली की गई है। अशफाक तौला साहब, इसको किस तरह से आप देखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से? वैसे तो कहा जा रहा था जो माशी चैलेंजेस है उसमें डेवलपमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हो सकेगी, लेकिन एक खुशाइन बात है कि सूबों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में उस 79 अरब रुपए का जो है वो इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल अच्छी बात है अगर खर्च हो जाए तो, यानी कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से तो कुछ नहीं होता। अगर इसके आपके पास प्रोग्राम हो और आप खर्च करें तो 100 बिस्मिल्लाह होना चाहिए, मगर ये हमें देखना भी चाहिए रिसोर्सेज कहाँ से होंगी। मैं इसमें हमेशा बड़ा एक कैंडिड व्यू रखता हूँ कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लगाएं। जो भी प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं उसकी दो चीज़ों में आपको एक, कुछ तो जैसे आपके मामलात होते हैं जैसे सेहत से रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ फलाह की बात आती है तो वो तो आप ज़रूर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाए, आईनी जिम्मेदारी भी निभा ले, मगर जहाँ पर प्रॉफिट इन्वॉल्व है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा रोड्स हैं, वहाँ अगर आप इन्वॉल्व करेंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को तो मैं समझता हूँ उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, बिकॉज के प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो वो अपने प्रॉफिट को इंश्योर करता है। आप लॉन्ग टर्म व्यू ले लें और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब बन भी रहे हैं, जो मोटरवे के ऊपर भी काफ़ी काम इस पर हो रहा है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है बजट के एक्सपेंडिचर्स का तो उसमें रेशनलाइजेशन होनी चाहिए और अगर ये हुआ है तो ये खुशाइन बात है और ऐसा इक़दाम है। अच्छा तौला साहब, ये भी बता दीजिएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, ताजिर बरादरी है, उनका इस बजट के हवाले से उनकी क्या तवक्कुआत है, उनकी क्या सजेशंस थी हुकूमत को? तजावीज़ दी जाती है हमेशा हुकूमत को कि ये कर लिया जाए, ये टैक्सेस, ये ड्यूटीज हटा दी जाए, इस बार क्या तजावीज़ दी गई हैं और आपको क्या उम्मीद है कि ये बजट बिजनेस कम्युनिटी के लिए किस तरह से रहेगा? सर, बिजनेस कम्युनिटी पहले एक नारा लगाती है, माजरत के साथ मेरे दोस्त भाई हैं, वो कहती है जी IMF के चुंगल से निकलो। तो जब उनको कहते हैं टैक्स दे दो तो बोलते हैं यार ये तो गलत बात है ना, आप सिर्फ चुंगल से निकलने की बात की थी, दूसरा काम आप खुद कर लो, ठीक है ना। तो एक तो ये होता है कि एक तो बहुत अच्छे तरीके से वो बयानियाँ दे देते हैं अपना, और फिर पुरजोश खिताबात पे मबनी जो होते हैं कि जी इस पे सेल्स टैक्स ख़त्म कर दो, CNIC की कंडीशन ख़त्म कर दो, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल ख़त्म कर दो, और इम्पोर्ट पे जो अपना ऑडिट हो रहा है वो ख़त्म कर दो, बाकी सहल आसानियाँ पैदा कर दो, हम जो रिटर्न भरे उस पर कोई अपना सवाल नहीं होना चाहिए, रात के 10 बजे तक दुकानें हमें खुली रखने दो, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में कमी कर दो। ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, मगर बात सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि ये नाजायज़ बात होती है। देखें, हमारे यहाँ 3 किस्म के बिजनेसेस हैं। एक आपने देखा होगा लार्ज बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को अलूफ कर लिया है और जिसको हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की बात करते हैं, उनके भी बड़े अच्छे मैंने देखा है। मगर ऑब्वियसली बिजनेसेस तो जाहिर बात है 2 काम वो अच्छे करते हैं। एक करते हैं कि जी चीज़ों को आसानी पैदा करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हो, तो दूसरा कंसेशन की बात करते हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होता है। दूसरा, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स या उनके जो कराची चैम्बर हैं, ये उनका काम है अपने ताजरों की और अपने जो छोटे ताजर हैं उनकी तर्जुमानी करना, तो वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से करते हैं। कुछ हम जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है या ICMA है, हमारा मकसद कुछ और होता है। हम कहते हैं कि जी सिस्टम में आसानी पैदा करें और जहाँ बॉटल नेक हैं स्मूथ फ्लो के वो आप ठीक करें। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फवाद साहब मेरा ख्याल है मेरी उस टीम में भी शायद रहे, शहबाज राना भी रहे, हमने एक मॉडल बजट लास्ट ईयर गवर्नमेंट को दिया था और वो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट है गवर्नमेंट के अपने बजट के मुकाबले में। इस साल फिर हमने दिया है वो बजट। तो हम तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि चीज़ों को सहल करें और आसानी पैदा करें, मगर मेन इस वक्त आपके मुल्क में जो 2 सबसे बड़े मसले हैं मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखिए, बिजनेसमैनों को मैं एक तरफ अगर कर भी दूँ, इस वक्त आपका जो टैक्सेशन का निज़ाम है मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपने अगर मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी हो 80-20 जी, तो ये हमारे यहाँ 90-10 है। 90% ऑफ द टैक्स जो है वो 10% आपके टैक्स पेयर दे रहे हैं
और 10% जो टैक्स है वो 90% दे रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम हर किसी के पीछे लग जाते हैं, 90% वाले के लिए भी और 10% वाले के लिए भी। तो दुनिया में ये होता है, मैं दुनिया के सिस्टम में 40 सिस्टम मैंने भी पढ़े, मैं जब देखता हूं तो ये 10% वालों को कहते हैं यार ये बिल्कुल बीइंग माइनर, इग्नोर, थोड़ा आगे चलते रहो उनके साथ। बट हम ये कर रहे होते हैं कि उन 10 के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं यार हमारे पीछे इतने पड़े हुए हैं कि जैसे मौत का फरिश्ता है घर का दरवाजा देख के है, तो बार बार आएगा। अब उसमें मसला ये हो रहा है आपका कि आप फोकस करें, और वो 90% आपका जो टैक्स दे रहा है 10% है हार्डली। अगर वो 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग हैं जिसको आप सही मानों में फैसिलिटेट करें, मैं ये नहीं कहता उनको आप ग्रिल करें, उनको आप फैसिलिटेट करें तो वो टैक्स देने के लिए तैयार है, अननेसेसरी तैयार आप ना करें। दूसरा, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, हमने बड़ा अच्छा नाम रखा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट। भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मतलब तो ये हुआ ना कि मैं जो इनकम कमाता हूँ वो भी टैक्स दूं, आप जो कमाते हैं वो भी दे, और एक और भी जो दोस्त हमारे कमाते हैं वो भी दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप चाबुक लेके खड़े हो जाएंगे, जी तुम्हें तो मैं मारूंगा, और बाकी ऊपर से जो एग्जेम्प्टेड है वो ऊपर से आराम से देखते रहे आपको कि आप इनको चाबुक। यही वो चीज है जो आपने जो बात की है ना 1100, अशफाक साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी 1100 अरब 1100 अरब अगर आप देखेंगे ना, आपके एग्रीकल्चर ने लास्ट ईयर ज्यादा जनरेट किए। मैं नहीं कहता, फवाद चौधरी साहब का खुद का बयान था जब वो वजीर इत्तलात होते थे, तो उन्होंने ये बयान दिया कि जी 1100 अरब हमारे किसान भाइयों को या एग्रीकल्चर सिस्टम में आया है एडिशनल, क्योंकि बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप्स हुए। अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, मगर अगर मैं और आप ये 1100 अरब कमाते तो हमें कम से कम 20% यानी 220 अरब रुपए का टैक्स देना होता। राइट, सूबों के जो बजट होंगे आप देख लीजिएगा। मैंने सर एक ब्रेक आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब जी आप कंप्लीट कर लें, चलें। मैं आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ जी, टोटल 16 अरब पंजाब ने दिए एग्रीकल्चर टैक्स में, 4 या 5 अरब सिंध से आए हैं, टोटल 30 अरब का आपको मिला है। और टोटल आपके जो टैक्स कलेक्शन होते हैं, मेरा ख्याल है जो डायरेक्ट टैक्स की भी अगर मैं बात करूं ना तो 2600 से 2800 बिलियन है, तो 0.012% हमने कलेक्ट किया है। 0.01%। तो ये क्या है, मजाक नहीं है क्या हमारे साथ? डॉक्टर साहब यही वो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मजीद तैयारी की जा रही है कि इनकम टैक्स पे मजीद इजाफा किया जाए, जो स्लैब्स हैं उनको मजीद लोअर डाउन किया जाए, मजीद टैक्सेस इंपोज किए जाएं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगा देना और बोझ डालने के मुतरादिफ नहीं है? जी बिल्कुल इसका मुतरादिफ है, और मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से हुकूमत को ये मशवरा देना चाहता हूं कि हमारी जो पेंशन्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत ही बड़ा बिल बनता चला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि एक पेंशन मैनेजमेंट फंड बनाना चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पे, ताकि ये जो 550 अरब रुपए की हम पेंशन्स दे रहे हैं जो कि पेंशनर्स का राइट है, इसको इसका एक फंड बनाया जाए और उसकी रिटर्न से वो पेंशन्स दिए जाएं। इससे गवर्नमेंट के लिए कुछ ज्यादा फिस्कल स्पेस खुल सकती है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि हमें राशनिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा, वरना बहुत ही क्या कहना चाहिए, तशवीशनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जी राइट हो गया। डॉक्टर साहब ये राशनिंग आपने फ्यूल की बात की थी, तो इसमें फर्दर भी है या इसके अलावा या सिर्फ फ्यूल राशनिंग तक आप इसको सजेस्ट देखें? जिस तरह से हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता शायद आने वाले दिनों में जो हमारी स्टेपल्स हैं जैसे गंदम, या पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजल से ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें जो है केयरफुल होने की जरूरत है। और आई थिंक उसका स्टार्ट डेफिनेटली फ्यूल राशनिंग से करना चाहिए, क्योंकि इस साल ये जो साल खत्म होने जा रहा है इसमें हमारा टोटल ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान में, इसका जो वैल्यू है वो 20 अरब डॉलर के नजदीक चली गई है। तो अगर आप यहाँ से भी 20 या 25% कंजम्पशन अपनी कम कर लें, फोर्स कम कर लें, तो आप ये देख सकते हैं कि 4-5 बिलियन डॉलर्स की एक्स्ट्रा आपके लिए कुशन क्रिएट हो सकता है। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई हैं कि एक तरफ मैंने बताया कि फिस्कली हम कैसे अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि आप कैसे अपने करंट अकाउंट सिचुएशन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अकदस अफजल, आप हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अशफाकुल्लाह साहब थैंक यू सो मच। ट्रांसमिशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एक न्यूज़ बुलेटिन का वक्त हुआ है। न्यू टेलीविजन के ऊपर बजट 2022-2023 के हवाले से माहिरीन के तज्जिए और तबसरे जारी रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ बुलेटिन, और उसके बाद इस ट्रांसमिशन को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे। तो न्यू टेलीविजन के साथ रहिएगा, देखते रहिएगा।